हेलो स्टूडेंट्स, नया दिन नई क्लास। पिछली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया था। आज उसी के क्रम को आगे जारी करते हुए आज का टॉपिक हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि आज्ञा, आदेश, सूचना, सलाह, ये सारी चीज़ें दी जा रही हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कि किसी को आदेश दिया जा रहा है कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, या फिर किसी को सलाह दी जा रही है कृपया पढ़ लीजिए, या प्रार्थना की जा रही है कि ये चीज़ मुझे दे दीजिए, या ये चीज़ लेके चले जाइए। तो ये सारे सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में जब आ जाते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस जब कभी भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके बाद हम सीखते हैं इसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए देखिए क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या उपदेश का भाव प्रकट होता है और इसमें सब्जेक्ट जो होता है यू होता है और जो वाक्य में हमें छिपा हुआ मिलता है। जैसे कि वाक्य हमारे पास है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ। तो किससे कहा जा रहा है? सामने वाले से नहीं। सामने अगर कोई बैठा होगा, जैसे आप ही लोग बैठे हुए, तो उसे कहेगा कि ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इसमें आप लोगों से कहा गया कि एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए, तो सीधे आपको संबोधित करके कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आपको यू नहीं कहा जा रहा है, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा है यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। इसका भाव तो यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी ही निकल रहा है, लेकिन लिखा यू नहीं जाता है। तो इस प्रकार से इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, ये सदैव छिपा हुआ होता है और इसी को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको बताते हैं कि इसके कुछ जर्नल रूल्स क्या होते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय प्रयोग किए जाते हैं। चलिए, आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब इस स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से रूल प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास ये होता है कि यदि जो हम लोग इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट या इफ या वेदर अभी तक प्रयोग किया है, मैंने करवाया है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में दैट, इफ या वेदर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाकर हम लोग जो कंजक्शन का यूज करते हैं उस कंजक्शन की जगह पे टू का प्रयोग करते हैं, TO2। पहला रूल ये हुआ। दूसरा रूल ये हुआ कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी नाउन संबोधन के रूप में है, संबोधन मतलब इसे कहा गया कि उसने कहा कि मोहन तुम बाजार चले जाओ, मोहन लगाने के बाद कॉमा लग गया, तो यहाँ पे मोहन जो है ये हमारा संबोधन के रूप में है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें एक नाउन मिला जो संबोधन के रूप में है, और जब भी हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर नाउन कोई मिल जाए संबोधन के रूप में, तो इम्परेटिव सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में, इम्परेटिव की नहीं बात कर रहा है, इनडायरेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई संबोधन मिल जाता है तो संबोधन हमारा इनडायरेक्ट में संबोधन न रह के इनडायरेक्ट स्पीच का वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। वही चीज़ इसमें भी की जाती है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन मिल रहा है तो संबोधन को उठा के इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब तीसरा रूल ये है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो इनडायरेक्ट जब भी हम बनाएंगे उसमें हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। अब वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट सब जगह मिलता नहीं है हर डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे हर इनडायरेक्ट में, इम्परेटिव सेंटेंस की हर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो तब भी तो लगाना ही लगाना रहता है और ना हो तब भी लगाना रहता है। तो जो अगर ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यू का प्रयोग करना रहेगा। अब मेरे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके समझ में शायद रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टर या रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गड्ढमड्ढ हो रही होंगी। तो वो लोग जाके मेरे
इससे पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया है उस वीडियो लेक्चर को देख लें, आपको पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में ही क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर मेरे एक के बाद एक क्रमबद्ध हैं। तो आप लोग इन नियमों को नोट कीजिए, फिर अगली स्लाइड में आपको कुछ और नियम बताते हैं। अगले नियम के अंतर्गत यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमने बताया था कि पिछली स्लाइड में बताया था कि यदि कोई नाउन संबोधन आता है तो वो हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई संबोधन प्लीज आता है, काइंडली आता है, सर आता है, मैडम आता है, तो उस संबोधन को हम लोग हटा देते हैं और उसके स्थान पर इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। अब अगर ऐसे सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त होता अगर हमें, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग कर देते हैं। कोई रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यू जो हमने बताया था वो जोड़ा नहीं जाता, रिस्पेक्टफुल्ली को ही जोड़कर हम लोग इसका इनडायरेक्ट बना देते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है तो रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग हम लोग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, उसके बाद टू का प्रयोग करते हुए हम लोग इनडायरेक्ट को बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए इस रूल को नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं कुछ और रूल। चलिए पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि कुछ परिवर्तन जो हमने बताए थे, जो हमें मुख्य परिवर्तन दिखे वो हमने बता दी। अब इस स्लाइड में आपको ये पता लगेगा कि सेड टू को हम किस में बदलेंगे। जैसे अभी तक हमने बताया था कि सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, सेड टू को इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि असर्टिव में टोल्ड में बदल देते हैं, इंट्रोगेटिव में इंक्वायर्ड या आस्क्ड में बदल देते हैं। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुए सेंटेंस के भाव के अनुसार, यानी सेंटेंस में किस प्रकार का सेंटेंस है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उस भाव के अनुसार सेट टू को इसमें ये शब्द जो लिखे गए हैं इन शब्दों के अंतर्गत बदला जाता है। जैसे कि बेग माने मांगना, ऑर्डर माने आज्ञा देना, रिक्वेस्ट माने विनती करना, वार्न माने चेतावनी देना, इम्प्लोर माने प्रार्थना करना, और इंट्रीट माने विनती करते हुए किसी से कोई वस्तु की मांग करना, मतलब प्रार्थना करते हुए कोई चीज मांगना, और थ्रेटन माने भय दिखाना, डर दिखाना, अर्ग्यू माने विनती करना, जिसे कहते हैं याचना करना, फिर है परसुएड माने विश्वास दिलाना, और कमांड माने काबू रखना या अधिकार रखना। तो ये सारे शब्द सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उस रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुए वाक्य के भाव के अनुसार परिवर्तित किए जाते हैं, भाव के अनुसार चेंज किए जाते हैं। आशा ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि ये सेंटेंस मतलब जैसे कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। अब इसमें कई सारे लोगों को क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि ये सब कब प्रयोग करने हैं। जैसे कहीं पे ऑर्डर लगाना हो, आपने सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर लगाइए, तो आप कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी, सेंटेंस गलत हो गया। तो इसी प्रकार से कहीं पे रिक्वेस्ट डालना हुआ तो आपने वहाँ पे कमांड कर दिया। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं जिनको आप पहचानने में थोड़े से कंफ्यूज होंगे, वो सारी कंफ्यूजन मैं अगली स्लाइड में आपकी दूर किए दे रहा हूँ, तब तक इसे आप नोट कीजिए। चलिए पहले के अनुसार हमें क्या कहता है कि यदि राजा अपनी प्रजा को, सेनापति अपने सैनिकों को, या धर्मगुरु अपने अनुयायी को कोई आदेश दे रहा है, कोई आज्ञा दे रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सेड के स्थान पे कमांड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? इसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, द किंग सेड टू हिज पीपुल डेकोरेट द सिटी वेल टू द टाइम ऑफ द प्रिंस विजिट। मतलब राजा अपने प्रजा से कहता है कि राजकुमार के आगमन के समय शहर को पूरी तरह से सजा दो। अर्थात राजा अपनी प्रजा को आदेश दे रहा है। तो जब आदेश दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग को सेट की जगह पे कमांड का प्रयोग करना होगा। अर्थात इसका इनडायरेक्ट जब बनेगा, इसमें हो जाएगा द किंग कमांड, द किंग कमांड हिज पीपुल
द किंग कमांड हिज पीपुल, ये हो गया। द किंग कमांड, नहीं सॉरी कमांडेड हुआ, द किंग कमांडेड हिज पीपुल। अब उसके बाद इसका हमने डायरेक्ट बनाते समय क्या रूल बताया था कि यहाँ पे ना दैट लगेगा, ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा टू। अब लगाया जाएगा डेकोरेट द सिटी वेल, अभी पूरा इसी के उतार देंगे, टू डेकोरेट द सिटी वेल एट द टाइम ऑफ द प्रिंसेस विजिट। क्लियर? आशा है ये सेट के स्थान पे कमांड का इसका प्रयोग किया जाता है, इस नियम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं कि अगला वर्ड कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि यदि कोई राजा अपनी प्रजा को आदेश दे रहा है, सेनापति अपने सैनिक को आदेश दे रहा है, तो वहाँ पे सेट टू के स्थान पे हम लोगों को कमांड का प्रयोग करना हुआ। लेकिन अगर कोई प्रजा अपने राजा से, सैनिक अपने सेनापति से, या फिर कोई अनुयायी अपने धर्म गुरु से प्रार्थना कर रहा है, तो उस स्थान पे हम लोगों को सेट टू में प्रेड या रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाएगा, प्रेड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सेंटेंस में देखिए, सिपाही अपने सेनापति से कहता है कि उसकी छुट्टी को सैंक्शन कर दिया जाए, मतलब मान लिया जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा द सोल्जर requested the general to sanction his leave। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो प्रोनाउन चेंज आपने बता रखा है, उस प्रोनाउन चेंज को भी चलना रहेगा। ये नहीं कि माई अगर लिखा है तो आप माई ही कर दीजिए, क्योंकि माई की जगह पे हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि मेरे वीडियो लेक्चर में मेरे वीडियो लेक्चर को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ समझ भी रहे हैं। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो लेक्चर को समझते रहिए, लेकिन साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिए, जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर रहे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई, क्या क्या चीज़ें समझाई गई। तो मेरा यही बीच में अपने लेक्चर को रोक के कहने का यही तात्पर्य था कि जो भी मैं वीडियो लेक्चर आपको, मतलब जो भी इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, तो उस समय आप लोग, जैसे कि मैं हटता हूँ और तुरंत मैंने इरेज कर दिया, तो आप लोग उस इरेज करने स्क्रीन को पुश करके एक स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो लेक्चर ख़त्म हो आप स्क्रीनशॉट खोल के बैठिए और कॉपी उठा के मेरे पूरे जो लेक्चर में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आगे देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगले नियम के अंतर्गत हमारा ये कहता है कि यदि कोई स्वामी अपने सेवक से या कोई बड़ा अपने छोटे से कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, तो वहाँ पे सेट टू के स्थान पे हम लोगों को ऑर्डर्ड का प्रयोग करना रहेगा। और ठीक उसी में, जैसे कि अब कोई नौकर है, कोई सेवक अपने स्वामी से प्रार्थना करता है, या कोई छोटा अपने बड़े से प्रार्थना करता है, तो वहाँ पे सेट टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग हो जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग द टी, मतलब मालिक ने नौकर से कहा कि चाय ले आओ। तो इसमें क्या होगा, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ऑर्डर द सर्वेंट टू ब्रिंग द टी। ओके, तो ये तो हो गया। अब छोटा जब बड़े से रिक्वेस्ट करे तब क्या होगा, ऐसे सन
said to his father. Please give me money. Please give me money. तो यहाँ पे क्या हो गया, बेटा अपने पिता से कह रहा है कि कृपया पैसे दे दीजिए, तो ये हो जाएगा the son requested his father. The son requested his father. अब प्लीज हटा देंगे तो हो जाएगा to give him money. ठीक, the son requested his father to give him money. तो इस प्रकार से आपने देखा कि यदि मालिक या कोई बड़ा अपने से छोटे या नौकर को कुछ कहेगा तो वहां पे सेड टू की जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग होगा, और यदि कोई छोटा अपने से बड़े से कुछ कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो अगले नियम के अंतर्गत इसमें कह रहा है कि यदि दो बराबर वाले ने दो दोस्त आपस में एक दूसरे को किसी कार्य को करने के लिए कहें, या फिर जो बात कह रहा हो वो यानी वक्ता वो श्रोता के कोई लाभ की बात कह रहा हो, ये दो बराबर उम्र वाले एक दूसरे से किसी काम को करने के लिए कहते हैं, या फिर ऐसी बात वक्ता द्वारा कही जाए जो श्रोता के लाभ के लिए हो, तो वहां पे सेड टू की जगह एडवाइस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? जैसे ही सेड टू मी, he said to me. Study your books attentively. Study your books attentively. तो यहां पे हो जाएगा he advised me to study my book attentively. ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ नियम। कुछ वर्ड्स जो हमने लिखाए हैं उसमें उनकी मीनिंग भी लिखा दिए हैं, तो आशा है उन मीनिंग के अनुसार आप लोग उन वर्ड्स का रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पढ़ के आप उन मीनिंग्स के अनुसार उन वर्ड्स का प्रयोग आप लोग सीखेंगे, समझ पाएंगे। और यदि आप लोग उन वर्ड्स का प्रयोग ढंग से समझ नहीं पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को छोड़ दीजिएगा, मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो इस नियम को आप लोग नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव में इनडायरेक्ट बनाने का रूल जो होता है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में एक बहुत थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो उसे मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे। तो यदि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे कि वो भी मेरे इस वीडियो लेक्चर का लाभ ले सके। और यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर इस इनडायरेक्ट सेंटेंस पे दे चुका हूँ,
तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो के लिंक को डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने आई बटन पे भी उन वीडियो को लिंक कर दूंगा, जहां से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड